अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात साइंस 2 का पहला सबक तवारिस और इर्तका करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़रा याद कीजिए जो आपने 9th स्टैंडर्ड में 9वीं जमात में पढ़ा था। जानदारों के खुलिये के मरकज़े में मोरोसी खुसूसियत को मुंतकिल करने वाला जुज़ कौन सा है? तो उसका नाम है क्रोमोज़ोम, जो मोरोसी खुसूसियत यानी विरासती खुसूसियत को एक से दूसरे में मुंतकिल करता है। वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी खुसूसियत आइंदा नस्लों में मुंतकिल होने के अमल को क्या कहते हैं? तो वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी खुसूसियत जो आने वाली नस्लों में मुंतकिल होती है उसे तवारिस कहते हैं। डीएनए का सालमा किन अज्जा से बनता है? तो डीएनए यानी डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका सालमा जो है ये हमने लास्ट ईयर 9वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये एक दोहरी लकीर वाला सालमा होता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं जो कि डीऑक्सी राइबो शक्कर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनी असासों की जोड़ियों से बनते हैं। ये सब क्या है अभी लास्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने, और अगर आप भूल गए हैं तो अभी आगे आएगा ये न्यूक्लियोटाइड वगैरह, फिर मैं आपको समझाऊंगा और डिटेल में। अब है तवारिस और तवारसी तब्दीलियां। आप जानते हैं कि एक नस्ल की हयाती खुसूसियत जीन के जरिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का अमल तवारिस कहलाता है। ठीक है, जो भी उसकी खुसूसियत है वो जीन के जरिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। जदीद जीनियात का आगाज ग्रेगर जोहानस मेंडल ने किया। उन्होंने 1886 से तहकीकात व तजुर्बात के जरिए जीनियात की वजाहत के लिए काफ़ी वक्त सर्फ हुआ या उन्होंने सर्फ किया। 1902 में ह्यूगो दी विरीस के नोई तबद्दुल के नज़रियात, नोई तबद्दुल यानी म्यूटेशन थियरी, ठीक है, म्यूटेशन थियरी भी आगे आने वाला है, के नज़रियात ने अचानक होने वाली तब्दीली को समझने में बहुत मदद की। क्रोमोजोम को जोड़ियों के रूप में देखा। उस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था कि जीन की मुंतकिली क्रोमोजोम के जरिए होती है। ये साबित हो जाने के बाद तवारसी वसीलों को पहचानने की सिमत में तहकीकात शुरू हुई, यानी कि और ज़्यादा मालूमात तवारसी विरासत या किस तरह से एक चीज़ दूसरे में ट्रांसफ़र होती है, माँ बाप की खुसूसियत बच्चों में कैसे आती है, इसकी सिमत में तहकीकात शुरू हुई। इस दौरान 1902 में वॉल्टर सटन ने नाक तोड़ा के खुलियात में, ग्रास हॉपर कहते हैं इंग्लिश में नाक तोड़ा के खुलियात में क्रोमोजोम को जोड़ियों की शक्ल में देखा। तब तक ये मालूमात किसी को नहीं थी। इस दौरान 1944 में ऑसवर्ल्ड एवरी, मैकिलिन मैकार्थी और कॉलिन कॉलिन मैकेलॉयड, इन तीनों ने साबित किया कि कुछ वायरस के सिवा तमाम जराशीम में डीएनए ही विरासती वसीला है। यानी कुछ वायरस को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी जानदार हैं उसमें विरासती वसीले का काम या विरासत को एक से दूसरे में पहुंचाने का काम जो है वो डीएनए ही करता है, विरासती खुसूसियत को। 1961 में फ्रांस में फ्रेंकोइस जेकोब और जैक मोनार्ड, इन जीनियाती साइंसदानों ने जराशीम के खुलिये में डीएनए के जरिए होने वाली प्रोटीन की तालीफ यानी प्रोटीन के बनने के अमल का नमूना तैयार किया। इसकी वजह से सालमे के जीनियाती इशारे को समझने में मदद मिली, जिसके नतीजे में जीन टेक्नोलॉजी के नज़रिए से बेशुमार सलाहियत वाले दोबारा तश्कील पाने वाले डीएनए तकनीक की तरक्की हुई। एक्चुअली होता यह है कि खुलिये के अंदर डीएनए जो है वो इंस्ट्रक्शन का काम करता है प्रोटीन को बनने के लिए, और वो इंस्ट्रक्शन देता है आरएनए को। तो वो भी अभी आगे आएगा, उसकी तफसील आगे आएगी। यहाँ मैंने एक इशारा आपको दे दिया, ये जो यहाँ लिखा है डीएनए के ज़रिए होने वाली प्रोटीन की तालीफ के अमल का नमूना, यानी डीएनए जब इंस्ट्रक्ट करता है आरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जीनियाती नकाइस की तशखीस यानी जीनियाती नुक्स जो है, रोकथाम और इलाज यानी जीन के अंदर नुक्स आने से जो बीमारी होती है उसका इलाज, नेज हैवानी और नबाती मखलूत नस्ल का मतलब होता है जो दो खुसूसियत से मिलके बनती हैं, करने के लिए, और खुर्दबीनी जानदारों को जहां इस्तेमाल किया जाता है ऐसे सनती अमाल के लिए जीनियात का इस्तेमाल होता है। अब बताइए तो भला, डीएनए और आरएनए की किस्मों की शक्लें बनाइए और मालूमात दीजिए। पिछले साल की किताब अगर आपके पास होगी तो आप उसमें देखिएगा, उसमें आपको डीएनए और आरएनए की शक्लें मिलेगी और इनकी मालूमात भी मिलेगी। जैसे डीएनए हम जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि एक दोहरी लकीर वाला सालमा है, देखिए इस तरह से होता है ये डीएनए। ये तो आरएनए इसको जोड़ रहा है, ये अलग चीज़ है, लेकिन डीएनए आप जानते हो, आपने देखा भी होगा पिछले साल। तो इस तरह का होता है ये। और आरएनए जो है
वो भी हमने देखा हुआ। आरएनए की 3 टाइप होती है, mRNA, tRNA और rRNA। mRNA यानी मैसेंजर आरएनए, tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए और rRNA का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, जो प्रोटीन की तालीफ में, प्रोटीन के बनने में मदद करते हैं। और डीएनए जो है उसके अंदर हमने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिसमें नाइट्रोजनी असास होते हैं, तो उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए इस तरह के जो है वो न्यूक्लियोटाइड आपको नजर आएंगे। तो इसमें आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो देखिए TACTG, तो ये क्या है एक्चुअली, ये इसका फुल फॉर्म है टी का थाइमिन या थाइमाइन, ए का एडिनाइन, सी का साइटोसिन और जी का गुआनाइन। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा पिछले जमात में, तो उस 9वीं की किताब में है, वो आप देखेंगे तो आपको समझ जाएगा, तो वहां से आपको ये लिखना है। और दूसरा सवाल है जीनियाती नुकास से क्या मुराद है, कुछ जीनियाती नुकाइस के नाम बताइए। ठीक है, जीनियाती नुक्स किसे कहते हैं, तो इसको आसान आप ऐसे समझ लीजिए कि जीन में अचानक होने वाली तब्दीली से जो नुक्स पैदा हो, जीन के अंदर जो डीएनए में मौजूद जीन से उसमें जो नुक्स पैदा हो, तब्दीली होने से जो नुक्स पैदा होते हैं इंसान के अंदर या किसी भी जानदार के अंदर, उसे जीनियाती नुक्स कहते हैं या नुकाइस कहते हैं। और इसकी एक मिसाल जो बहुत मशहूर है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है वो उसकी एक मिसाल है, जो क्रोमोजोम की कमी की वजह से होता है। ठीक है, क्रोमोजोम की जो पैर बदल जाते हैं उसकी वजह से होता है। वो अभी यहाँ पर जो आप ये जो शक्ल है ये नोई तबद्दुल, इसमें भी आप म्यूटेशन को समझेंगे। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की, आप ध्यान दीजिएगा। डीएनए में मौजूद जीन न्यूक्लियोटाइड आरएनए की मदद से खुलिये के आफाल में हिस्सा लेते हैं। जीन न्यूक्लियोटाइड अभी मैंने आपको बता दिया ये नाम इनके, ठीक है, एडेनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन और साइटोसिन। ये जो है ये आरएनए की मदद से खुलिये के आफाल यानी खुलिये के अंदर काम, हमारे जो सेल्स है उसके अंदर काम अंजाम देते हैं। इसी तरह जिस्मानी बनावट और इसके आफाल पर काबू रखते हैं। जिस्म किस तरह बनेगा, माँ बाप की तरह बच्चे दिखेंगे और वो क्या आफाल अंजाम देंगे, उन सब पे काबू रखते हैं। जीन में प्रोटीन की तैयारी से मुतालिक मालूमात का जखीरा होता है। जीन जो है वही तय करता है कि जिस्म को किस वक्त कौन सा प्रोटीन लगेगा, वो सारी मालूमात हमारे डीएनए में, जीन्स में मौजूद होती है। जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन मुनासिब प्रोटीन तैयार होते हैं। जैसी हमारे जिस्म को ज़रूरत है वैसे वैसे वो प्रोटीन बनता है। इन प्रोटीन की तैयारी डीएनए की वजह से आरएनए के जरिए होती है। देखिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि डीएनए इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन दे देता है और आरएनए काम करता है। तो यहाँ वही लिखा है कि प्रोटीन की तैयारी में डीएनए की वजह से आरएनए के जरिए होता है। इसी को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा यानी क्या, प्रोटीन की तैयारी डीएनए की वजह से आरएनए के जरिए हो, उसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। डीएनए के ऊपर जीन की जंजीर के मुताबिक mRNA तैयार होता है। देखिए यहाँ पर ये डीएनए है, मैं आपको पूरा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो समझा देता हूँ, फिर मैं रीड करूंगा ताकि आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आए। देखिए ये डीएनए होता है, ये हम जानते हैं। डीएनए जो है वो अभी मैंने बताया दोहरी लकीर वाला सालमा होता है, जिसके अंदर नाइट्रोजनी असास होते हैं, फास्फोरिक एसिड होते हैं, डीऑक्सीराइबो शक्कर होती है। तो ये इसके ऊपर ना आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इसको बाइंड कर लेता है, डीएनए को बाइंड कर लेता है, पकड़ लेता है। और जब ये पकड़ लेता है तो अंदर से ये जो लकीर है ये लकीर अलग हो जाती है और mRNA जो है उस पर जुड़ना शुरू हो जाता है। mRNA यानी मैसेंजर आरएनए, देखिए ये आप देख रहे हैं। तो ये जो जुड़ता है इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी कोड तैयार होता है ये ट्रांसक्रिप्शन। देखिए ये mRNA जुड़ता जा रहा है, ठीक है, ये होता है आरएनए पॉलीमरेज के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए बताया है डीएनए के ऊपर जीन की जंजीर के मुताबिक mRNA तैयार होता है। इस दौरान डीएनए के 2 धागों में से एक धागे का इस्तेमाल होता है। देखिए ये धागा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ये वाला धागा इस्तेमाल हो रहा है। mRNA पर डीएनए के धागों में मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तरतीब एक दूसरे की तकमील करते हैं। देखिए ये है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, ये mRNA के, ये एक दूसरे की तरतीब बना रहे हैं, एक दूसरे की तकमील कर रहे हैं। इस तरतीब में डीएनए में थाइमिन की बजाय mRNA में यूरासिल होता है। यूरासिल भी एक न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं आप, या एक नाइट्रोजनी असास है। देखिए एक्चुअली क्या है ना, एक जोड़ी होती है, ये एडेनाइन थाइमाइन के साथ जुड़ता है और गुआनाइन साइटोसिन के साथ जुड़ता है डीएनए में। लेकिन जब mRNA आ जाता है वहां पे, तो फिर जो है वो थाइमाइन जो है, यहाँ पे लिखा है थाइमिन
ये जो है यूरासिल से जुड़ जाता है, यानी यू से जुड़ता है। यहाँ पे क्योंकि ये इमेज क्वालिटी थोड़ी डाउन है, तो अगर मैं ज़्यादा जूम करूँ तो भी आपको शायद साफ ना दिखे, लेकिन देखिए ये ए है और ये यू है, ठीक है। यहाँ देखिए एडेनिन थाइमाइन के साथ जुड़ा, यहाँ यूरासिल जुड़ा एडेनाइन के साथ, यहाँ यूरासिल थाइमाइन के साथ, यहाँ साइटोसिन जो है वो ग्वानाइन के साथ जुड़ रहा है। तो इस तरह से ये तरतीब होती है। आरएनए तैयार करने के इस अमल को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। मैं फिर से आपको चाहिए तो समझा देता हूँ। देखिए, डीएनए के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो उसको बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से ये दोनों धागे अलग हो जाते हैं और फिर इसके साथ एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए जुड़ना शुरू हो जाता है। मैसेंजर इसे इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्ट होकर एक मैसेज तैयार कर रहा है, फिर वो मैसेज आगे फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो वो ट्रांसलेट होगा, इसलिए पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है फिर ट्रांसलेट होता है। अब देखिए, खुलिये के मरकजे में तैयार शुदा एमआरएनए, यानी ये जो तैयार हो गया, देखिए ये मरकजा है, मरकजे में डीएनए होता है, इसलिए अंदर ही जो है वो एमआरएनए भी तैयार होता है। अब ये खुलिया माया में आता है। ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं या न्यूक्लियस में जो सुराग होते हैं, इसमें से, मरकज में से ये बाहर निकलता है। जैसा आप देख रहे हैं, ये एक स्ट्रिंग बन के निकला एमआरएनए, ठीक है, ये एक धागा बन के निकला ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, और ये कहाँ आ जाता है? खुलिया माया में आ जाता है। खुलिया माया हम सब जानते हैं, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं अंग्रेजी में। ये आते वक्त डीएनए पे इशाराती पैगाम यानी कोड लेकर आता है। अब इसके अंदर कोड्स होते हैं, ठीक है। इस पैगाम में अमीनो एसिड के लिए कोड होता है, अमीनो एसिड के फॉर्मेशन के लिए। हर अमीनो एसिड का कोड 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है, जिसे कोडॉन कहते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड उसके अंदर होते हैं, जो कि आप टीआरएनए में देख सकते हैं। देखिए ये अमीनो एसिड, यहाँ पे 3 आपको न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहे हैं, ये एंटी कोडॉन होते हैं। ये कोडॉन, ये एंटी कोडॉन, ठीक है। भारत के डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने तमाम 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोडॉन दरियाफ्त करने में अहम किरदार अदा किया। इन्होंने 20 अमीनो एसिड्स के कोडॉन दरियाफ्त किए थे। इसके लिए 1968 में दिगेर 2 साइंसदानों के साथ इन्हें भी नोबल इनाम से नवाजा गया। नोबल प्राइज मिला था उनको अपनी इस अचीवमेंट के लिए। अब देखिए, हर एमआरएनए हजारों कोडॉन से बना होता है, जो यहाँ से निकला। आपने देखिए अभी मरकजे में ट्रांसक्रिप्शन से तैयार हुआ वो, और उसके बाद फिर वो मरकजे से बाहर आया खुलिया माया यानी साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसमें हजारों कोडॉन होते हैं। इसमें मौजूद कोड के मुताबिक अमीनो एसिड फराहम करने का काम टीआरएनए करता है। अब ये टीआरएनए देखिए, ये अमीनो एसिड है, तो इसकी एक जंजीर तैयार होती है, जिसको ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन दोनों इसी में आता है। मैं आपको समझाता हूँ इसको। देखिए यहाँ ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, इसमें होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जब ये एमआरएनए आता है, तो उसके बाद ये राइबोसोम के अंदर अमल होता है। ये राइबोसोम है। राइबोसोम में टीआरएनए जो है वो एंटी कोडॉन होता है, वो इसके साथ आके जुड़ जाता है। देखिए इस तरह से ये जुड़ता है 3-3 की जोड़ी में, ट्रिपल कोडॉन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये इस तरह से जुड़ता है और अमीनो एसिड एक से दूसरे में मुंतकिल होते हैं और फिर दूसरा आता है, और इस तरह ये यहाँ से चलते रहता है। तो ये जो जुड़ के मैसेज पास हो रहा है, ये जो कोड लेकर आया था एमआरएनए, वो अब इसके अंदर पास ऑन हो गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, क्योंकि वो कोड यहाँ ट्रांसलेट हो गया एंटी कोडॉन में, ठीक है। एंटी कोडॉन से अमीनो एसिड तक पहुंच गया। फिर उसके बाद जो है वो ये चलते रहते हैं राइबोसोम, यहाँ से क्योंकि हजारों होते हैं तो टीआरएनए आते रहता है, राइबोसोम चलते रहते हैं। इस तरह से अमीनो एसिड की एक जंजीर तैयार होती है, ठीक है। पेप्टाइड बंदिश कहते हैं उसको, पेप्टाइड बंदिश वो तैयार होती है। तो क्योंकि ये चल रहा है, ये प्रोसेस एंड तक चलता है, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलेशन में क्या हुआ, टीआरएनए आके एमआरएनए पे जुड़ा और फिर वो यहाँ से अमीनो एसिड ट्रांसफर हुआ दूसरे पर और ये निकल गया, ये ट्रांसलेशन। और ये जो प्रोसेस यहाँ से लेके पूरा चलते जाता है एंड तक, तो ये ट्रांसलोकेशन कहलाता है, ठीक है, जिससे अमीनो एसिड की एक पेप्टाइड बंदिश तैयार होती है। देखिए मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया, अब मैं यहाँ पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह देखिए आप समझ जाएंगे। हर एमआरएनए हजारों कोडॉन से बना होता है। इसमें मौजूद कोड के मुताबिक अमीनो एसिड फराहम करने का काम टीआरएनए करता है। ये कोड के जरिए अमीनो एसिड फराहम करने का काम टीआरएनए, जो ये आप देख रहे हैं शक्ल, इसमें ऊपर अमीनो एसिड है। इसके लिए जैसा कोडॉन एमआरएनए पर होता है, इसके बरक्स एंटी कोडॉन टीआरएनए पर होता है, उसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। टीआरएनए के जरिए लाए हुए अमीनो एसिड की पेप्टाइड बंदिश से जंजीर तैयार करने का काम आरआरएनए करता है। ये सारे जो अमीनो एसिड्स हैं ये जुड़ते जाते हैं और एक
बंदिश होती है क्योंकि जोड़ने के लिए कुछ चाहिए तो वो आरआरएनए करता है। इस दरमियान राइबोसोम एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट कॉर्डोन के फासले से सरकता है, मतलब 3-3 के फासले से। देखिए 3 है ना, तो ये 3 आए, फिर ये अमीनो एसिड इसमें मुंतकिल हुआ, ये निकल गया, फिर दूसरा आया, इस तरह से ये जंजीर तैयार होती है 3-3 के फासले से। इस अमल को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ऐसी बेशुमार जंजीरों के एक साथ आने पर पेचीदा प्रोटीन तैयार होता है और इसी तरह प्रोटीन तैयार हो जाता है। यही प्रोटीन के सालमात जानदारों की शक्ल को तय करते हैं। जानदार की शक्ल कैसे होगी, वो यही प्रोटीन जो है वो तय करते हैं। या अमीनो एसिड की जंजीर बन जाती है, आरआरएनए उसको जोड़ लेता है, प्रोटीन बन जाता है, और यही जानदारों की शक्ल जो है वो तैयार करते हैं और इनके जिस्म में मुख्तलिफ आफाल मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन समझ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। उसके बाद है जानदारों में मौजूद जीन की वजह से वो अपने जैसे जानदार तैयार करते हैं। ठीक है, ये जीन के कैरेक्टर से होता है जो डीएनए में होते हैं, और इसी से कुछ जीन अगली नस्लों को मुंतकिल होते हैं। इसलिए इन बच्चों में अमीनो एसिड अपने वालिदैन में मौजूद प्रोटीन की तरह ही प्रोटीन तैयार करते हैं। जैसे अभी हमने देखा ना, अमीनो एसिड से प्रोटीन तैयार हुआ, तो वैसे ही जैसे माँ बाप में तैयार होता है वैसे ही बच्चों में भी तैयार होते हैं। यही वजह है कि वालिदैन की खुसूसियत बच्चों में भी दिखाई देती है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे म्यूटेशन की बात आ रही है, लेकिन कभी कभी जीन बिल्कुल वालिदैन की तरह अमीनो एसिड तैयार नहीं करते। कोई न्यूक्लियोटाइड कभी कभी गलती से अपनी जगह बदल देता है, इसकी वजह से कोई छोटा सा फर्क वाक़े हो जाता है। ये फर्क या तब्दीली नोई तबद्दुल या म्यूटेशन कहलाता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे नोई तबद्दुल समझाया है, यहाँ पे थाइमाइन, एडेनाइन, एडेनाइन, साइटोसिन, थाइमाइन, गुआनिन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सेम आपको नजर आ रहा है, ये सब सेम है, लेकिन यहाँ से देखिए ये तब्दीली आपको नजर आ रही है। जहाँ होना चाहिए था थाइमाइन वहां पे आ गया गुआनाइन, गुआनाइन की जगह पे एडेनाइन, और साइटोसिन की जगह पे आ गया थाइमाइन। तो ये तब्दीली हुई, जबकि होना ये चाहिए था जैसा ऊपर है टीजीसी टीजीसी, ठीक है, लेकिन हो गया जीएटी। तो इस तरह की जो तब्दीली होती है इसे म्यूटेशन कहते हैं, या उर्दू में कहते हैं हम नोई तबद्दुल। ये नोई तबद्दुल कभी छोटा तो कभी बहुत वाजे होता है, कभी मामूली होता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा नजर आता है। मसलन नोई तबद्दुल की वजह से ये एक बीमारी है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया जैसा जीनी नुक्स लाक हो जाता है। बीमारी नहीं, जीनी नुक्स है ये, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये मुसलसल जारी रहने वाला मुकम्मल अमल है और ये डार्विन के कुदरती इंतखाब के नजरिए की हिमायत करता है। अब है जरा याद कीजिए, हमारे निज़ाम इंहिज़ाम में अपेंडिक्स किस उज़ू का, इस उज़ू का क्या काम है, ये किस लिखा है, अपेंडिक्स उज़ू का क्या काम है। तो यहाँ पे इसका जवाब है कि इसका कोई काम नहीं होता, ये एक आसारी उज़ू होता है। आसारी उज़ू क्या है ये अभी आगे हम लोगों को आएगा। देखिए यहाँ पे जो है आगे जब हम इस सबक को कंटिन्यू करेंगे, आसारी आज़ा जब आएगा, जब और डिटेल बता दूंगा। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि इसका कोई काम नहीं होता। हमारी अक्ल दाढ़ क्या वाकई गिजा चबाने में मदद करती है, तो ये भी नहीं, वो गिजा चबाने में मदद नहीं करती, ये भी एक आसारी उज़ू एक्स्ट्रा जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं आसारी उज़ू को। डायनासोर जैसे कबील हफ्शा जानदार जमीन पर क्यों नापैद हो गए, इतने बड़े बड़े जानदार जो थे वो क्यों नापैद हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। तो इसका सिंपल जवाब बच्चों हम ये ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालने की कोशिश नहीं की, या वो माहौल के मुताबिक नहीं ढल पाए। उसके बाद है कुछ हैवानात और परिंदों की कई किस्में क्यों खत्म हो रही है, तो इसका भी सिंपल जवाब है कि माहौल में होने वाली मुसलसल तब्दीली की वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे आलूदगी वगैरह बढ़ते जा रही है, आबो हवा में फर्क आते जा रहा है, तो इसलिए बहुत से हैवानात और जानदारों की किस्में जो है वो खत्म हो रही है। अब है इर्तका यानी इवोल्यूशन। इर्तका यानी मरहलावार तरक्की, स्टेप बाय स्टेप। ये अमल बहुत ही सुस्त रफ्तार और जानदारों की तरक्की जाहिर करने वाला है। इर्तका के ताल्लुक से खला में मौजूद सैयारों से लेकर जमीन के जानदारों में आई तब्दीली तक कई मराहल पे गौर करना जरूरी। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। कुदरती इंतखाब के नजरिए के मुताबिक जानदारों की इम्तियाजी खुसूसियत कई नस्लों तक तब्दीली के मराहल से गुजरने के बाद जिस अमल की वजह से नया जानदार वजूद में आता है इसे इर्तका कहते हैं। कुदरती इंतखाब के नजरिए के मुताबिक जानदारों के अंदर जो इम्तियाजी खुसूसियत
कई नस्लों तक तब्दीली के मराहिल, मतलब एक नस्ल से दूसरी नस्ल में तब्दील होने के इस मराहिल से गुजरने के बाद जो है जिस अमल की वजह से नया जानदार वजूद में आता है इसे इर्तिका या इवोल्यूशन कहते हैं। तकरीबन 3.5 अरब साल पहले जमीन पर किसी भी जानदार का वजूद नहीं था। हयाती जिंदगी के आगाज में बहुत ही सादा माया तैयार हुआ होगा। सादा माया का क्या मतलब है? सिंपल एलिमेंट, एकदम आसान तरीका होगा। फिर इससे नामियाती और गैर नामियाती, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सादा मुरक्कबात तैयार हुए होंगे। आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा मुरक्कबात जैसे प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड, अभी हमने समझा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है डीएनए में, वो बने होंगे। इस तरह मुख्तलिफ नामियाती व गैर नामियाती सादा मुरक्कबात के मिलाप से बुनियादी खुलिया यानी सेल तैयार हुआ होगा। अतराफ के कीमियाई महलूल से मिलकर इनकी तादाद बढ़ गई होगी। खुलिया मतलब किस तरह जानदारों का वजूद हुआ ये बता रहे हैं। खुलियात में कुछ फर्क वाक़ हुआ होगा और कुदरती इंतखाब के नज़रिए के मुताबिक कुछ जानदारों की नशोनुमा अच्छी तरह हुई होगी, जबकि जो जानदार अपने अतराफ के माहौल से हम आहंग ना हो सके, हम आहंग मतलब जो माहौल के हिसाब से ना ढल सके, वो खत्म हो गए होंगे, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डायनासोर के बारे में लिखा या समझा। फिलहाल जमीन पर नबातात और हैवानात की करोड़ों किस्में हैं। शक्ल और साख्त के लिहाज से इनमें तनु यानी कि डाइवर्सिटी है, फर्क पाया जाता है। खुर्द यक खुलवी अमीबा, पैरामेशियम से लेकर देव हेकल वेल मछली, देव हेकल मतलब जाइंट, बहुत बड़ी वेल मछली तक उनकी वसअत है। नबातात में यक खुलवी क्लोरेला से बुलंद व बाला बरगद के दरख्त तक बेशुमार नबातात की किस्में जमीन पर दिखाई देती हैं। जमीन पर चारों तरफ खते अस्तवा से लेकर दोनों कुतबैन तक जानदार नजर आते हैं। दोनों कुतबैन यानी शुमाली कुतबैन और जुनूबी कुतबैन। हवा, पानी, जमीन, चट्टान, हर जगह जानदार मौजूद है। कदीम ज़माने से ही इंसान को यह तजस्सुस यानी कि क्यूरियोसिटी, जानने की ख्वाहिश रही है कि ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ और इसमें इतना तनु, इतना डिफरेंस कहाँ से आ गया होगा। जानदारों की, ये तो आसान है बच्चों, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। जानदारों की इब्तिदा और इनमें तरक्की पर आज तक मुख्तलिफ नज़रियात कायम किए गए, सब ने अलग अलग नज़रिए पेश किए। इनमें जानदारों का इर्तिका या जानदारों की मरहलावार तरक्की, इस नज़रिए को तमाम लोगों की हिमायत हासिल है। अब है नज़रिए इर्तिका, थियरी ऑफ इवोल्यूशन। इस नज़रिए के मुताबिक पहला हयाती मादा समुंदर में पैदा हुआ। ऐसा मानना है कि जो पहला हयाती मादा होगा जिसमें हयात होगी, जान होगी, वो समुंदर में पैदा हुआ। तवील मुद्दत के बाद इस मादे से यक खुलवी जानदार यानी एक खुलवी जानदार की पैदाइश हुई। इस यक खुलवी जानदार में मरहलावार स्टेप बाय स्टेप तब्दीली हुई, जिसके नतीजे में बड़े और कवी जानदार वजूद में आए, ताकतवर बड़े बड़े जानदार बने। ये तमाम तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता और बतरीज मतलब ग्रेजुअल, स्टेप बाय स्टेप होती रही। इस तरक्की और तब्दीली का वक्फा तकरीबन 300 करोड़ साल पर मुहित यानी डिपेंड करता है। जानदारों में ये तब्दीली व तरक्की हमाजहत और हमासिमती होती रही। हमाजहत का मतलब होता है ऑलराउंड, हर तरफ से। हमासिमती मतलब मल्टी डायमेंशन, हर सिमत से। और इससे बेशुमार किस्म के जानदार वजूद में आए। इसलिए इन तमाम आफाल को मरहलावार तरक्की, स्टेप बाय स्टेप तरक्की या इर्तिका कहते हैं। जो मुनज़्ज़म इर्तिका है, एक मुनज़्ज़म है, मुख्तलिफ तश्कीली व आफाली खुसूसियत के हामिल मोरुस से, मोरुस मतलब एंसेस्टर से नबातात और हैवानात में बतरीज तरक्की इर्तिका कहलाता है। अब यहाँ पर ये इंटरनेट मेरा दोस्त, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। इंटरनेट की मदद से निज़ाम शमसी के सैयारों के वजूद में आने की वजह, ज़बरदस्त धमाका यानी बिग बैंग के नज़रिए की मज़ीद मालूमात हासिल करके अपनी जमात में बताइए। बिग बैंग थियरी है जो कि मानी जाती है कि इसी की वजह से सैयारे जितने भी हैं वो वजूद में आए हैं। और तारीख के झरोके से जानदारों की दुनिया के वजूद में आने से मुतालिक मुख्तलिफ मजहब परस्तों और उसूल पसंदों ने अपना अपना नज़रिया जाहिर किया है। इस दुनिया में जानदार कैसे वजूद में आए, हर मजहब में अलग अलग नज़रिया है। हिंदुस्तानी, चीनी, रोमन और यूनानी जैसे तमाम ही तहजीबों में दुनिया के वजूद से मुतालिक गहराई से गौर व खौज किया गया होगा। सितारे, सैयारे, अनासिर तरकीबी यानी आग, पानी, हवा वगैरह और जानदारों की दुनिया वगैरह से मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की मालूमात इन तमाम तहजीबों ने नज़्म, नस्र और कहानी और नावलों की शक्ल में तहरीर की हैं। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, उर्दू मीडियम के बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।